बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ उत्तराखंड से, जहां राज्य में आईएमडी का बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। 23 जनवरी को 5 जिलों में बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। इसके मद्देनजर शासन सतर्क है, तो वहीं अधिकारियों के लिए तमाम निर्देश जारी कर दिए गए। 23 जनवरी को उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और इसके अलावा आपदा प्रबंधन की बात करें तो आपदा प्रबंधन सचिव ने वर्चुअल समीक्षा बैठक की है। सीएम धामी के निर्देश पर जो है समीक्षा बैठक यहां पर की गई है और सचिव आपदा प्रबंधन ने आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दिए हैं। सचिव आपदा प्रबंधन ने आवश्यक दिशा निर्देश यहां पर दिए हैं। जिलाधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित सभी विभाग इस समय सतर्क हैं। आपदा प्रबंधन विभाग हाई अलर्ट पर इस समय बना हुआ है। किसी भी प्रकार की अगर अनहोनी यहां पर होती है तो इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जो है अलर्ट है और जगह जगह बर्फबारी का भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। यानी कुल मिलाकर अब तमाम एहतियात प्रशासन की ओर से भी बढ़ते जा रहे हैं। शासन जो है पहले ही सीएम धामी की ओर से निर्देशित कर दिया गया है। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभांगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, मौसम अब और ज्यादा संवेदनशील होने वाला है आने वाले दिनों में, जिस तरीके से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए इस वर्ष देखा जा रहा है कि अभी तक बहुत कम बारिश दर्ज की गई है। अभी चाहे पहाड़ी इलाके हों या मैदानी क्षेत्र हों, वहां पर बारिश और बर्फबारी काफी कम देखने को मिली है। और इस बीच अब मौसम विभाग ने 23 तारीख के लिए अलर्ट जारी कर दिया, जिसमें कई सारे जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और कई सारे जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत तमाम ऐसे जिले हैं जिसमें ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा समेत कई जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में एहतियात के तौर पर अब मुख्यमंत्री के भी क्योंकि निर्देश थे कि तमाम विभाग जो है वो तैयार रहे, क्योंकि अगर बारिश होती है तो कई तरीके की चीजें, चुनौतियां जो है वो सामने रहती है। ऐसे में बीते दिन आपदा प्रबंधन सचिव ने तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की। ऐसे में चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो, विद्युत विभाग हो, तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ ये बैठक हुई है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि आप लोग पूरी तरीके से तैयार रहे। और ये जो चेतावनी दी गई है या हम कहें कि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, इसको काफी गंभीरता से विभाग ले रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरीके की कोई कमी जो है वो नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसे में ये जितने भी जिले अभी चिन्हित किए गए जहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, खासकर जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज है जहां पर बर्फबारी होने की संभावना है, वहां पर पर्यटक भी क्योंकि यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते हैं बर्फबारी देखने के लिए, वो एहतियात के तौर पर जो कड़े इंतजाम है वहां पर होने चाहिए। ऐसे निर्देश जो है फिलहाल दिए गए हैं और तमाम विभाग अपनी तरीके से पूरी तैयार है। बिल्कुल, और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते, पहाड़ी राज्य होने के नाते अब मुश्किलें जो हैं वो और ज़्यादा लोगों के लिए बढ़ जाती हैं कि अगर कोई भी आपदा यहाँ पर आ जाती है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी हो रही है, क्योंकि बारिश अगर होती है तो फिसलन बढ़ जाती है और लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। तो इसके लिए कितना तैयार विभाग? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब बारिश होती है तो कई तरीके की चुनौतियां सामने होती है। कई बार लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, कई बार पुल टूट जाते हैं, कई बार सड़कें जो है वो टूट जाती हैं। ऐसे में अगर भारी बारिश होती है, क्योंकि अभी तक बारिश दर्ज नहीं की गई है, ऐसे में अगर कुछ दिन लगातार बारिश हो और लैंडस्लाइड जैसी समस्याएं देखने को मिले, उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है। जेसीबीज बिल्कुल तैयार है। अधिकारियों को पूरी तरीके से निर्देशित कर दिया गया कि ऐसी जगहों को आप चिन्हित करिए जहां पर इस तरीके का खतरा बना रहता है। खासकर नदी के किनारे वाले जो इलाके होते हैं, गाँव होते हैं, वहां पर लोगों को आप अवेयर रखिए कि किस तरीके से आपको रहना है, आपको रिस्की जगहों पर नहीं जाना है। इसी तरीके से जो अन्य विभाग है वो भी अपनी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और क्योंकि जब बारिश होती है और इस बीच देखा जा रहा है कि सूखी ठंड यहाँ पर पड़ रही है, कोहरा जो है बहुत ज्यादा मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है, खासकर हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून में। ऐसे में विजिबिलिटी काफी कम हो गई और दुर्घटनाओं का खतरा जो है इस वक्त बढ़ जाता है। इसको लेकर भी लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप धीमी स्पीड में गाड़ियां चलाएं ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना ना हो। अगर विजिबिलिटी कम है तो बाहर जाने से बचे। ऐसे में आने वाले जो ये चेतावनी दी गई है या जो अलर्ट जारी किया गया, इसको देखते हुए बैठक भी हो चुकी है और तमाम विभाग जो है वो तैयार नजर आ रहे हैं। ठीक है शुभांगी, तो कुल मिलाकर मौसम विभाग की ओर से पहले से ही चेतावनी का काम किया जा रहा है और तमाम अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी, तमाम जानकारी आपने साझा की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बार बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बीते वर्ष भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में ई नेवा के काम के चलते बजट सत्र देहरादून में कराया गया था, लेकिन इस बार बजट सत्र भराड़ीसैंण में ही होगा। इसके लिए
पहले से तैयारियां चल रही हैं। सीएम धामी ने कहा कि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में होता है। पिछले साल भी बजट सत्र वहीं प्रस्तावित था, लेकिन विधानसभा भवन में मरम्मत कार्य के चलते देहरादून में इसे कराना पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष ने भी भराड़ीसैंण विधानसभा में सत्र न हो पाने पर स्थिति स्पष्ट की थी, लेकिन इस बार सरकार की पहले से तैयारी है कि बजट सत्र भराड़ीसैंण विधानसभा में ही कराया जाएगा। बजट सत्र पिछली बार भी मैंने प्रस्तावित गैरसैंण ही किया था भराड़ीसैंण में, लेकिन चूंकि उस समय मेंटेनेंस का काम विधानसभा के अंदर चल रहा था, इसलिए मजबूरी हो गई थी। हालांकि उस समय विधानसभा अध्यक्ष जी ने भी स्वयं स्थिति स्पष्ट करी थी, लेकिन इस बार पहले से हम लोग तैयार हैं। ये पहले से ही तैयारी है कि इस बार का बजट सत्र हमारा भराड़ीसैंण, हमारी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, वहीं पर होगा। तो वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी आम बजट 2026-27 की तैयारी तेज करने का काम किया है। जहां राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बजट सत्र की तारीखों का ऐलान करने के लिए अधिकृत किया है, वहीं सरकार का बजट विभाग भी तमाम विभागों से प्रस्ताव मांगकर उनका अध्ययन कर रहा है। राज्य के वित्त सचिव दिलीप जवालकर का कहना है कि वित्त विभाग के पास तमाम विभागों के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं, अब उनका अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही केंद्र का आम बजट सार्वजनिक होने के बाद राज्य में भी आम बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा। हमारे वित्त विभाग द्वारा लगभग 1 माह पहले ही सभी विभागों को सूचित किया गया था कि वित्तीय वर्ष आने वाले 2026-27 के लिए जो भी उनकी मांगे हैं उसके हम लोगों को सूचना ऑनलाइन उपलब्ध करा दे। सभी विभागों ने अपनी पोर्टल पर सूचना उपलब्ध करा दी है और उसके बाद हम लोगों ने ये पोर्टल बंद कर दिया गया है। वित्त विभाग के स्तर से इसका भी परीक्षण किया जा रहा है और परीक्षण के उपरांत एक-एक विभागों को आमंत्रित करते हुए उनके संदर्भ में बजट डिस्कशन जो है वो प्रारंभ किए गए हैं। डिस्कशन उपरांत हम लोग उसका प्रोविजन करने का प्रयास करते हैं और ये तैयारी अभी लगभग हमारी डिस्कशन की 1 माह चलेगी। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को विकास की रफ्तार देने के लिए 759 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मंजूर की है। ये राशि स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के तहत दी गई है। इसमें 734 करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश के लिए और 25 करोड़ रुपए शहरी भूमि सुधार के लिए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य के समग्र और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी इस दौरान व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि आर्थिक सहायता सड़क, पुल, शहरी सुविधाओं और नियोजित विकास को मजबूती देगी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देवभूमि में विकास की ट्रेन दौड़ा रही डबल इंजन सरकार। केंद्र की मोदी सरकार से मिला उत्तराखंड को बड़ा उपहार। SASCI योजना के अंतर्गत 759 करोड़ की राशि स्वीकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जताया पीएम मोदी का आभार। उत्तराखंड के विकास को नई गति देने के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एक बड़ी आर्थिक सहायता प्रदान की है। आधुनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और शहरी विकास को रफ्तार देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को कुल 759 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। देवभूमि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं और डबल इंजन की सरकार का फायदा लगातार उत्तराखंड को पहुंच रहा है। और इसी कड़ी में भारत सरकार ने SASCI योजना के तहत उत्तराखंड को कुल मिलाकर के 759 करोड़ रुपए की सौगात जो है वो दी है और इसकी पहली किस्त यानी कि 25 करोड़ रुपए उसे जारी भी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये राशि उत्तराखंड में चल रही विकास योजनाओं को गति देगी और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए लिखा है, केंद्र सरकार द्वारा स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी SASCI योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को 759 करोड़ रुपए की स्वीकृति राज्य के समग्र एवं में चल रहे और प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। ये सहायता भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की तरफ से पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत दी गई है। इसमें सड़क, पुल, शहरी सुविधाएं, सार्वजनिक निर्माण और भूमि सुधार जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्र सरकार से मिली इस सौगात को लेकर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का ये सहयोग उत्तराखंड के विकास को नई दिशा देगा। सीएम धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग उत्तराखंड को विकास के नए आयाम प्रदान कर रहा है।
उत्तराखंड के प्रति विशेष संवेदनशीलता, निरंतर समर्थन एवं महत्वपूर्ण सहयोग के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं केंद्र सरकार का हृदय तल से आभार। केंद्र सरकार की अतिरिक्त सहायता को 2 अलग-अलग मदों में बांटा गया है। 734 करोड़ रुपए राज्यों में पूंजीगत निवेश के लिए और 25 करोड़ रुपए शहरी भूमि सुधार और नियोजित विकास के लिए खर्च किए जाएंगे। पूंजीगत निवेश के तहत मिलने वाली राशि से राज्य में दीर्घकालिक विकास परियोजनाओं को मजबूती मिलेगी, जबकि शहरी भूमि सुधार के लिए दी गई राशि से शहरों का सुव्यवस्थित विस्तार संभव होगा। धामी सरकार ने किया है शानदार काम, समय पर वित्तीय सुधारों का मिला इनाम। केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सहायता उत्तराखंड को इसलिए दी है क्योंकि धामी सरकार ने तय समय सीमा के भीतर जरूरी वित्तीय सुधारों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा करके दिखाया है। केंद्र सरकार का मानना है कि जो राज्य वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हैं और योजनाओं को समय पर लागू करते हैं, उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उत्तराखंड ने केंद्र सरकार के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके चलते उसे विशेष वित्तीय सहायता दी गई है। गौरतलब है कि केंद्र से 2025-26 में अब तक 1806.49 करोड़ रुपए की मदद मिल चुकी है। केंद्र से मिली ये आर्थिक सौगात उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस अतिरिक्त मदद का उपयोग धामी सरकार कई अहम क्षेत्रों में करने की तैयारी में है। विशेष रूप से शहरी भूमि सुधार के लिए दी गई 25 करोड़ रुपए की राशि से भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी और निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बनेगा। शहरी क्षेत्रों में भूमि सुधार के लिए केंद्र की ये पहल उत्तराखंड के शहरों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इससे अव्यवस्थित विकास पर रोक लगेगी, शहरों का सुनियोजित विस्तार होगा, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी। विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को मिलेगी मजबूती। विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक केंद्र से मिली ये सहायता इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प को मजबूत करेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि उत्तराखंड को एक विकसित, आत्मनिर्भर और निवेश अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। सीएम धामी ने भरोसा जताया है कि इस राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और प्रभावी ढंग से किया जाएगा, ताकि विकास का लाभ प्रदेश के हर क्षेत्र तक पहुंचे। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की ओर से मिली 7,059 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं इस धनराशि की मंजूरी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद अदा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से खासा लगाव है और समय समय पर वो उत्तराखंड आते रहते हैं और उत्तराखंड की जनता को सौगात भी देते हैं और इसी का ये नतीजा है कि 759 करोड़ रुपए की धनराशि है वो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को दी है, जिससे राज्य में विकास कार्य होंगे और जो समस्याएं उत्तराखंड की है उससे निजात मिलेगी। कैमरा पर्सन विजेंद्र तुड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। और ऐसे में काशीपुर किसान सुसाइड मामले में जो है बगावती तेवर दिखाने के बाद गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की मुश्किलें कम होने का नाम अब नहीं ले रही हैं। विधायक अरविंद पांडे के घर को अवैध अतिक्रमण बताकर प्रशासन ने 15 दिन में तोड़ने का नोटिस चस्पा किया है, जिस पर अरविंद पांडे ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ खड़े होने की वो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। वहीं कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बागी तेवर अरविंद पांडे को पड़ रहा भारी। अब प्रशासन से घर तोड़ने का नोटिस जारी। विधायक बोले भ्रष्ट अफसरों पर जारी रहेगा प्रहार। कांग्रेस ने कहा सतह पर बीजेपी की अंदरूनी राह। काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या मामले में अपनी ही पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए ऊधम सिंह नगर एसएसपी पर सवाल उठाना गदरपुर से बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को भारी पड़ रहा है। पहले विधायक अरविंद पांडे और उनके रिश्तेदारों पर एक के बाद एक जमीन पर अवैध कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे और अब विधायक अरविंद पांडे के गूलर भोज के घर को अवैध अतिक्रमण बताकर प्रशासन ने 15 दिन में तोड़ने का नोटिस चस्पा किया है, जिससे सूबे की सियासत गर्मा गई है। प्रशासन के मुताबिक ये कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की जा रही है। वहीं नोटिस पर विधायक अरविंद पांडे ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
अरविंद पांडे ने कहा है कि उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ वो आवाज उठाते रहेंगे, चाहे उन्हें इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वहीं कांग्रेस ने इसे बीजेपी की अंतर्कलह बताते हुए कहा है कि बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले विधायक के साथ ही सरकार को बीजेपी के सभी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। मैं इस प्रदेश का मैं विधायक हूँ एक छोटा सा, तो मेरा दायित्व तो बनता है कि भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, किसी का जीवन बर्बाद ना हो और समाज में ऐसी परंपराएं ना बने। तो इन परंपराओं को बंद करने के लिए अगर जब मैं खड़ा होता हूं तो मेरी गलती क्या है? आगे भी भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, हम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हम खड़े होंगे ही होंगे, चाहे कीमत कोई सी चुकानी पड़े। इतनी अंतरकला है कि अरविंद पांडे को आपने जो है कार्रवाई शुरू कर दिया। क्यों करी है कार्रवाई? क्योंकि कहीं ना कहीं जब उस किसान ने आत्महत्या की थी उसके खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया था कि भाजपा के लोग इसमें लिप्त हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये लगता है कि जो उसके खिलाफ कहेगा उसकी जांच होगी। बाकी उनके यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने गलत काम किया, लेकिन वो चुप्पी साध के भाजपा के लोग बैठे रहते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं जो भाजपा के खिलाफ बोलता है। मेरा ये कहना है धामी जी से, मेरा ये कहना है महेंद्र भट्ट जी के, महेंद्र भट्ट जी तमाम की जांच एक कोने से करवाइए तो सारे लोग गलत कामों में आपको आपकी पार्टी के लिप्त पाए जाएंगे। अरविंद पांडे के घर को अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ने के प्रशासन के नोटिस को कोर्ट के आदेश पर की जा रही कार्रवाई बताया जा रहा है, लेकिन इस कार्रवाई की टाइमिंग से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसान आत्महत्या मामले में सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े करने की कीमत विधायक अरविंद पांडे को चुकानी पड़ रही है? प्रशासन की कार्रवाई को दमनात्मक बताते हुए गदरपुर विधायक झुकने को तैयार नहीं, जिससे आने वाले समय में विधायक के बागी तेवर से बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ने के आसार हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में इन दिनों बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रदेश के सभी जिलों में रिक्त पदों को भरने के लिए काउंसलिंग कराई जा रही है। इसी क्रम में देहरादून जिले में भी बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें अपेक्षा से कहीं अधिक अभ्यर्थी पहुंचे। देहरादून स्थित मयूर विहार स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आयोजित बेसिक शिक्षक भर्ती काउंसलिंग में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मौजूदगी रही। ये सब वो हैं जिन्होंने DELED के बाद TET1 क्वालिफाई कर रखा है, क्योंकि ये प्राइमरी इन्होंने सभी ने प्राइमरी के सहायक अध्यापक पर नियुक्ति होनी है, उसके लिए TET1 या CTET1 या UTET1, ये सब लोग DELED हैं प्लस UTET या CTET1 क्वालिफाई हैं। इनकी हमने मेरिट बना रखी है, सबको पूरा अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित कर रखी है। सब बच्चों ने देख लिया मेरा कितना कौन से नंबर है, और हमको जनपद स्टेट से केवल 97 पोस्ट मिले हैं, वो भी टोटल बैकलॉग के बाद है। 47 SC रिजर्वेशन में और 50 पोस्ट हमारी ये दिव्यांग श्रेणी में। उसी के आज हम प्रमाण पत्रों की जांच कर रहे हैं कि इनका सही प्रमाण पत्र होंगे तो उसके बाद हम इनको अपॉइंटमेंट लेटर निष्पत्त कर देंगे। दून सिटीजन फोरम की ओर से दून लाइब्रेरी में शहर के अहम नागरिक मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण टाउन हॉल का आयोजन किया गया। इस संवाद में प्रमुख विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। नागरिकों ने खुलकर सवाल पूछे और अधिकारियों ने सीधे जवाब भी दिए। ये संवाद शहर की रोजमर्रा की व्यवस्थाओं और लोगों की चिंताओं पर केंद्रित रहा। कार्यक्रम के माध्यम से ट्रैफिक लाइट, पार्किंग, फुटपाथों पर अतिक्रमण, सहस्त्रधारा रोड की ट्रैफिक अव्यवस्था और कचरे के ढेर जैसे मुद्दे इस दौरान सामने रखे गए। सवाल जवाब सत्र 3 घंटे से ज्यादा समय तक चला और बेहद जीवंत भी रहा। नागरिकों के तीखे सवालों और व्यावहारिक सुझावों का अधिकारियों ने भी स्वागत किया है। ये पहल सभी उपस्थित नागरिकों और अधिकारियों द्वारा सराही भी गई। जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे परिवहन विभाग है, MDD है, PWD है और नगर निगम है, ट्रैफिक पुलिस है, और जो सिटीजन है कॉमन यहाँ के देहरादून के रहने वाले लोग हैं, इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में कई समस्याओं का समाधान कैसे निकले उसमें डिस्कशन किया गया। तो परिवहन विभाग की जहाँ तक बात है, ट्रैफिक की बात को उठाया गया कि ट्रैफिक जाम कई बार रहता है, और विमेन सेफ्टी की बात भी उठाई गई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में विमेन सेफ्टी कैसे हो। उसके साथ साथ जो बसें हैं या टाटा मैजिक है, इसमें कई बार ओवरलोडिंग की बात होती है, तो उस पर इन्होंने डिस्कस किया। अगर किसी के डॉक्यूमेंट मान लो फिटनेस है, परमिट है, रजिस्ट्रेशन है, इनवैलिड है या लैप्स कर चुका है, तो उसका चालान ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उसके बारे में मैंने इन लोगों को बताया। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 के अंतर्गत परिवहन विभाग उत्तराखंड द्वारा RTO देहरादून में लैंडस्लाइड
लैंसडाउन चौक स्थित दून लाइब्रेरी में एक सड़क सुरक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का उद्देश्य वाहन स्वामियों, विशेषकर भारी वाहनों के स्वामियों के साथ सड़क सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता, जागरूकता और वाहन में सुरक्षा, तकनीकी उन्नयन से संबंधित विषयों पर सार्थक संवाद स्थापित करना था। यह आयोजन डॉक्टर अनीता चमोली के नेतृत्व में संपन्न हुआ। सड़क सुरक्षा माह के आज हमने एक तरीके से फॉर्मली इसको शुरुआत की है और अभी तक हम केवल स्कूलों में जागरूकता या इस तरह से कार्यक्रम करते थे। ये पहली बार हुआ है कि जितनी हमारी जो बस यूनियंस हैं, बस ऑपरेटर्स हैं, जो कि हमें हर बार सहयोग करते हैं विभिन्न तरह के कार्यक्रमों में और पब्लिक को एक सेफ और मतलब एक सेफ ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल कराते हैं, तो उनके साथ हमने एक संवाद कार्यक्रम रखा था। एक प्रेजेंटेशन भी था जिसमें सभी को ये बताने का प्रयास किया गया कि किस तरह से हम अपने आप को जागरूक करके सड़क सुरक्षा को इंश्योर कर सकते हैं। 24 जो जनवरी है वो नेशनल ड्राइवर्स डे है, तो उसको भी हम आयोजित करेंगे और विभिन्न यूनियनों के माध्यम से, जिसमें जो हमारे उत्कृष्ट चालक होंगे उनको भी पुरस्कृत करने का मतलब यहाँ से निर्णय लिया गया है। देहरादून के केदारपुरम क्षेत्र में स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह एवं शिशु सदन बाहर से भले ही एक साधारण परिसर प्रतीत होता हो, लेकिन इसके भीतर कदम रखते ही ये एहसास गहराने लगता है कि स्थान केवल ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि टूटे विश्वासों को संजोने, बिखरी जिंदगियों को सहारा देने और नई शुरुआत का साहस जगाने की एक जीवंत कोशिश भी है। यहाँ हर चेहरा एक कहानी कहता है। किसी की आंखों में छूटा हुआ बचपन है, किसी की खामोशी में पीड़ा की टीस है, तो किसी की मुस्कान में नए जीवन की उम्मीद। मुख्यमंत्री की प्रेरणा और देहरादून जिला प्रशासन के संकल्प से इस परिसर को एक ऐसा संवेदनशील और सुरक्षित स्थान बनाया गया है जहां महिलाएं और बच्चे केवल शरण नहीं पाते, बल्कि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर कदम भी बढ़ाते हैं। जितने भी हमारे अनाथ हैं, परित्यक्त हैं और इस तरह के बेसहारा जो महिलाएं हैं या इस तरह से बच्चे जो हमें मिलते हैं, तो फिर माननीय मजिस्ट्रेट्स के आदेश से उनको यहाँ पर रखा जाता है और हमारी सरकार के द्वारा इसमें पूरा उनके रहने की, भोजन की, पोषण की, स्वास्थ्य की और उनकी शिक्षा की सारी व्यवस्था देखी जाती है। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ऐसे में बीते दिनों उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय को अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर हटाने के निर्देश दिए गए, जबकि अब पद्म भूषण अनिल जोशी पर भी आरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण के आरोप लगे हैं। अधिवक्ता संदीप चमोली ने एक शिकायत वन विभाग को दी थी, जिसमें वन विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। मौके पर रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर रोड का निर्माण, बिजली के खंभे जिसमें एक बड़ा ट्रांसमीटर भी मौजूद है, पाया गया। जमीन का निरीक्षण करने के लिए वनरफ विभाग की टीम ने जब अपने कर्मचारियों के साथ निरीक्षण किया तो उसमें रिजर्व फॉरेस्ट के पिलर जगह पर नहीं मिले और साथ ही स्थानीय पटवारी को भी निरीक्षण में सम्मिलित होना था, ताकि जो जमीन रिजर्व फॉरेस्ट में आती है उसका अनुमान लगाया जा सके। तो रिजर्व फॉरेस्ट के पिलर जो हैं वो सही जगह पर यहाँ पर नहीं पाए गए। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां कैंप कार्यालय को अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया गया है। महज 15 दिन के भीतर यहां से अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए हैं और ऐसे में अगर 15 दिन के भीतर यहां से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो प्रशासनिक कार्रवाई उस पर की जाए।